हेलो एवरीवन। आज हम लोग 1 फरवरी के अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को देखते हैं। ठीक है, जिसमें पहला हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और शिखर सम्मेलन में कि अरब लीग और भारत के विदेश मंत्री के स्तर की बैठक। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 10 साल के अंतराल पर हो रहा है और दिल्ली में आयोजित हो रहा है। ठीक है, अब अरब लीग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये एक संस्था है जिसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को हुई। मुख्यालय इसका काहिरा में है। वर्तमान महासचिव जो है कौन है? अहमद अबुल दीती। ठीक है, संस्थापक सदस्य 6 थे, वर्तमान में इसके 22 सदस्य हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 10 साल के अंतराल पर दिल्ली में फिर एक बार 2016 में हुआ था, 24 जनवरी 2016 में काहिरा में हुआ था। उसके 10 साल के अंतराल के बाद भारत में फिर जो है विदेश मंत्री स्तरीय बैठक हो रही है। ठीक है, जिसमें अध्यक्षता जो है को चेयर किया गया है। भारत की तरफ से एस जयशंकर हैं और अरब लीग की तरफ से अहमद अबुल दीती जो है मिलकर इसका चेयर रहे हैं। ठीक है, ये जो बैठक हुई है इसमें 15 देश के विदेश मंत्री जो अरब लीग के 22 सदस्य हैं उसमें से 15 के विदेश मंत्री और 7 देश के सचिव या राज्य स्तरीय मंत्री शामिल हुए हैं। ठीक है, अगला मुद्दा देख लेते हैं हम लोग G7 से संबंधित। G7 बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है और सबसे संभ्रांत, समृद्ध और सबसे ज़्यादा जो मजबूत संस्था में से है इसको गिना जाता है G7। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है अभी वर्तमान में जो है सबसे मजबूत जो विकसित देशों की संस्था है उसमें इसका नाम आता है। G7 का डेवलपमेंट हम लोग देख लेते हैं। 1975 में इसकी स्थापना हुई। 6 संस्थापक सदस्य थे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, ये सब मिलकर इसका स्थापना किए। 1976 में इसमें कनाडा जुड़ गया जिससे इसका नाम G7 पड़ा और 1998 में रूस शामिल हुआ और ये G8 के नाम से जाना जाने लगा। परंतु 2014 में रूस पुनः इससे बाहर हो गया। क्रीमिया युद्ध में जो रूस ने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया उसके वजह से जो है G7 से इसको बाहर कर दिया गया। ठीक है, अभी वर्तमान में 7 ही सदस्य हैं। उसमें आपको फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए और कनाडा आता है। इसमें एकमात्र एशियाई सदस्य आपका कौन है? जापान है। बाकी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री हैं। ठीक है, ये जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था का, वैश्विक जीडीपी का 30 से 40% का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि आगामी जो इसकी बैठक होने वाली है कहाँ होने वाली है। ये 52वीं बैठक है, कहाँ होगी? एवियन लेंस में। एवियन लेंस कहाँ पर है भाई? फ्रांस में है। ठीक है, एवियन लेंस में प्रस्तावित है। 2025 में जो इसकी बैठक हुई थी कहाँ हुआ थे? कानांस्की में। ठीक है, कनांसिक में, ये कनाडा में है। ठीक है, कनांसिस में है, ये कनाडा में है। ठीक है, 2025 में 91वां बैठक था और अभी 2026 में 52वां बैठक है। अगला आ जाता है COP31। ठीक है, COP31 जो है आपका एकदम रिसेंट है। ये कहाँ पर होगा भाई? रूस, तुर्की के अंताल्या में। ठीक है, अंत्याल्या में आयोजित होगा। इससे पहले जो है प्री कॉप एक बैठक होगा जो प्रशांत क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि COP30 का कहाँ पर हुआ था। तो बेलेम, ब्राज़ील में 10 से 20 नवंबर 2025 के बीच हुआ था और COP31 कहाँ होगा? अंत्याल्या, तुर्की में। अब हम लोग एक वैश्विक सुरक्षा और भू राजनीति से संबंधित देख लेते हैं। अब एक होता है सिवेलुच ज्वालामुखी। ये जो है कामचटका प्रायद्वीप, ये रसिया के जो है पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। कामचटका प्रायद्वीप, वहाँ पर अवस्थित ज्वालामुखी है जिसमें हाल में उद्गार हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में काफ़ी भौगोलिक बदलाव भी हुए हैं। ठीक है, 1964 में इससे सबसे विनाशकारी भूकंप आया था और इससे पहले हाल ही में 2023 में भी इस पर भूकंप आया था। ठीक है, ये जो है आपका कहाँ पर स्थित है? रसिया के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अगला मुद्दा आ जाता है न्यू स्टार्ट संधि। ये इंपॉर्टेंट है। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को लेकर संधि हुई थी। ठीक है, 2010 में इस पर हस्ताक्षर किया गया था। इसमें 2010 में जो है आपको बराक ओबामा और दिमित्री मेदवेदेव, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे रसिया के, उन दोनों ने मिलकर सहमति जताई थी कि इस चीज़ पर दोनों देश जो है एक दूसरे के परमाणु फैसिलिटी का निरीक्षण करेंगे और दोनों, इसमें कुछ सीमाएं तय की गई थी कि दोनों देश कितना हथियार, कितना मिसाइल, कितना न्यूक्लियर वेपन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उस सीमा के अंदर दोनों देश अपना हथियार रखते थे और दोनों देश को एक तिथि को निरीक्षण का अधिकार था। दोनों देश आपसी सहमति से एक दूसरे के न्यूक्लियर फैसिलिटी या न्यूक्लियर हथियार का निरीक्षण करते थे। वर्तमान स्थिति ये है कि रूस जो है यूक्रेन विवाद की वजह से 23 फरवरी 2023 से जो है आपसी निरीक्षण पर रोक लगा दिया है। तो ये जो न्यू स्टार्ट संधि है, ये जो है दो न्यूक्लियर पावर्ड जो सबसे मजबूत देश है, दोनों के बीच जो एक गतिरोध पैदा हुआ है जिससे वैश्विक शांति के लिए खतरा देखा जा रहा है। ठीक है, हाल के दशकों वर्षों में हम देखें, अभी हाल ही में जिस तरह से
अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्था से बाहर निकल गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है देखा जा रहा है कि ये जो न्यू स्टार्ट संधि है ये भी अधर में जा सकता है। अगला पॉइंट हम देख लेंगे IRGC, इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स, ईरान द्वारा 1979 में स्थापित। अमेरिका, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरेबिया जैसा देश जो है इसको क्या किया है, आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। और यूरोपीय यूनियन जो है यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो अभी विचाराधीन है। यहाँ पे भी जो है इसको क्या किया जाएगा, आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। ये IRGC जो आप देख रहे हैं, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, IRGC, इसी के चीफ हैं कासिम सुलेमानी, 2020 में जिनकी क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। ठीक है, एक अमेरिकी जो ड्रोन था उसमें क्या हुई थी, उनकी हत्या हो गई थी। तो इसी संस्था की बात हो रही है। यह मुख्यतः ईरान का जो एक सैनिक संस्था है, ठीक है, ये वो राष्ट्रीय संस्था है, मगर इस पर आरोप लगता है कि ये कुर्दिश आतंकवादियों और जो मध्य एशिया में अस्थिरता के लिए इसको जिम्मेवार माना जाता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कुछ इस्लामिक संगठन भी है, जैसे आपको सऊदी अरब, UAE, ये सब इसको जो है ना आतंकी संगठन के रूप में मान्यता दे चुके हैं। ठीक है, और अब ये यूरोपीय संघ द्वारा भी इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसी का चीफ जो इस कासिम सुलेमानी, जिनकी क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी अमेरिकी ड्रोन हमले में। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा विश्व आर्थिक मंच की 56वीं बैठक। ये हम लोग जानते हैं दावोस में होता है, स्विट्जरलैंड में। इसका थीम इंपॉर्टेंट है, स्पिरिट ऑफ डायलॉग, स्पिरिट ऑफ डायलॉग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, संवाद की भावना, इसमें मुख्यतः क्या क्या चीज़ किए गए, इसमें मानव केंद्रित AI, AI का उपयोग मानव कल्याण के लिए करने की बात की गई, और वैश्विक जोखिम पर भी रिपोर्ट जारी कर गई। इसके अलावा जो है एक लर्निंग टू अर्निंग सैंडबॉक्स जारी किया गया, जो शिक्षा रोजगार के बीच दूरी कम करने के लिए नया प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा बधुआ मजदूरी अर्थात फोर्स्ड लेबर को कम करने के लिए AI आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से जबरन श्रम को रोकने का प्रयास पर भी चर्चा किया गया। ठीक है, तो अगला बिंदु आ जाता है हमारा, क्या आता है, अल्फाफोल्ड 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्फाफोल्ड 3। अल्फाफोल्ड 3 है क्या? अल्फाफोल्ड 3 गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित एक क्रांतिकारी AI मॉडल है, जिसे मुख्य रूप से डेमिस हस्बिस और जॉन जम्पर द्वारा डिजाइन किया गया है। ये दो लोग वो हैं जिन्हें कि 2024 का जो है ना, इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। किसको? डेमिस हस्बिस और जॉन जम्पर को, इसी अल्फा फोल्ड के लिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये 3 संस्करण में जारी हो चुका है। ठीक है, अल्फा फोल्ड 1 है 2018 में, जो डीप लर्निंग का उपयोग करके जैविक संरचना, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझना शुरू किया। ये प्रारंभिक स्तर का था। अल्फाफोल्ड 2 है, जिसने लगभग सभी ज्ञात प्रोटीनों की संरचना का डाटाबेस एटॉमिक लेवल की सटीकता के साथ तैयार किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो था रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया था। अल्फाफोल्ड 2 जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसने लगभग सभी ज्ञात प्रोटीनों की संरचना का डाटाबेस तैयार किया, एकदम परमाणु स्तर की सटीकता के साथ। ठीक है, और इसके बाद अभी वर्तमान में जो अल्फाफोल्ड 3 लॉन्च किया गया है, यह मॉडल ना केवल प्रोटीन बल्कि RNA, DNA और अन्य अणुओं के बीच के संबंध की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। इससे क्या फ़ायदा होगा हम लोगों को कि वैक्सीन डिज़ाइन करने में अब जो पहले काफ़ी रिसर्च करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा। ये दवा और टीकों के निर्माण के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। ये होगा क्या कि जब ये प्रोटीन, DNA, RNA तीनों के बीच के रिलेशन को बहुत अच्छे से समझ रहा है, उसका भविष्यवाणी कर रहा है, तो ये ढेर सारी संभावनाओं को पहले ही कैलकुलेट करके बता देगा कि किस वायरस पर, किस प्रोटीन, किस केमिकल का क्या अफेक्ट हो रहा है। ये पहले ही वो भविष्यवाणी कर देगी, जिससे क्या होगा, वैक्सीन बनाना जो होगा अब आसान हो जाएगा। और इसके अलावा जैविक समझ, जीवन के बुनियादी अणुओं की परस्पर क्रियाओं को समझने में ये मदद करेगा। अल्फाफोल्ड 3 जो है भविष्य की तकनीक है, इसमें और इसके जो पेज है ना खुलने बाकी है, जिससे अभी बहुत कुछ पता चलेगा। ठीक है, अगला बिंदु आ जाता है मेरा अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष विज्ञान का। ठीक है, ये आता है लुपेक्स मिशन। ये तो आप लोग जान ही रहे, इसरो और जाक्सा का इनिशिएटिव है, 2027-28 में लॉन्च होगा। ये इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन जो है ये क्या किया है, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। किसका? इसके रोवर का। ठीक है, जो लुपेक्स मिशन जाएगा, लॉन्च होगा, उसके रोवर का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसका वजन होगा लगभग 350 किलो। आपका जो प्रज्ञान गया था उसका 26 किलो वजन था, ये 350 किलो का होगा। और आप जानते ही हैं लुपेक्स मिशन का क्या मिशन है कि चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र से नमूना को लेकर के वापस आने का प्लान है। ठीक है, तो काफ़ी, जब वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करके वहाँ से सैंपल ले करके फिर उसको वापस आना है चंद्रमा से उड़ करके, लॉन्च ले करके, तो फिर ये बहुत कठिन मिशन होगा। तो लुपेक्स इसीलिए अभी चर्चा में है। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा ब्रिक्स पे। ब्रिक्स पे क्या है? यह एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो आपका ब्लॉकचेन पर काम करेगी। ये टेक्निक क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है। ये ब्लॉकचेन इसी का हिस्सा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन का हिस्सा। इसमें होता है क्या कि जो देखिए, अब इसमें यूज हो रहा है भारत का UPI, ब्राज़ील का पिक्स और चाइना का अलीपे। ठीक है,
तो ये जो तकनीक है ये क्या करेगी कि कोई भी पेमेंट को एक ही साथ जो है अलग अलग सर्वर पर, अलग अलग सूचना केंद्र पर इसको वेरीफाई करेगा एक ही समय में। जिससे क्या होगा कि अगर कोई एक भी सेंटर पे अगर इंफॉर्मेशन में मैनिपुलेशन होता है तो अदर सेंटर से उसको वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो ब्रिक्स पे है ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें भारत का यूपीआई, ब्राज़ील का पिक्स और चाइना का अलीपे शामिल है। ये मुख्यतः देखिए ये जो है डॉलर को साइड करने का प्लान है। ये जो है ब्रिक्स में जो देश जो हैं ये मिलकर अपना इंटरनल जो बिज़नेस करेंगे वो क्या करेंगे, अपने आंतरिक मुद्रा जैसे रसिया का जो मुद्रा है उसमें करेंगे। तो ये जो है रूबल, इंडियन रुपीज़, चाइनीज़ करेंसी इसमें जो है इंटरनल व्यापार होगा उसका प्लान है। ठीक है, अगला जो हो जाता है होराइजन्स 247 रोड मैप। ये जो है भारत और फ्रांस के बीच की रणनीति साझेदारी है। ठीक है, इसमें जो है 3 स्तर का बात किया गया है। होराइजन 247 में जो है ये 3 मुख्य स्तंभ हैं। ठीक है, अगस्त 2022 में जो है सॉरी ये इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। क्या-क्या है? सुरक्षा संप्रभुता, पृथ्वी सुरक्षा और लोगों के मध्य सहयोग। ठीक है, ये भारत और फ्रांस के बीच का है। ठीक है, जिसमें सुरक्षा और संप्रभुता के अंतर्गत जो है 6100 करोड़ का जो जेट इंजन निर्माण विकास समझौता शामिल है, जिसकी सूचना जो है पुष्टि किसने की है? राजनाथ सिंह ने अगस्त 2025 में कर चुके हैं। ये एमका है आपका। ठीक है, एमका को जो ये कंफर्म किए हैं। ठीक है, कि इंडिया को जो है एक 5th जनरेशन का जेट का इंजन बनाकर देगा। एक सेफ्रॉन है और इसरो का भी एक इसरो नहीं हेल का एक और ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, इसमें 6100 करोड़ का डील हुआ है जिसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात है। ठीक है, अगला एक बिंदु और इम्पॉर्टेंट हो जाता है परसिवरेंस रोवर। इसके बारे में परसिवरेंस के बारे में हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। परसिवरेंस रोवर जो है आपका ये लॉन्च हुआ था 2020 में। ठीक है, ये अमेरिका से नासा का मिशन था, 2020 में लॉन्च हुआ था और 2021 में जो है ना मंगल के किस क्रेटर के पास उतरा था? जजेरा क्रेटर के पास लैंड किया था। ठीक है, तो ये जो है परसिवरेंस अभी एक बड़ा यूनिक काम किया है कि इसमें जो है ये पूरा किया है अपना एक एआई निर्देशित ड्राइविंग पूरा जो है उसको पूरा किया है। ठीक है, 246 मीटर का जो एक डिस्टेंस था ये बिना कोई अर्थ से कमांड लिए ये पूरा किया है। ठीक है, अब होता क्या था कि जो परसिवरेंस जब मंगल पे मूव करता था तो इंडिया से वहाँ तक फ्रीक्वेंसी जो इन्फॉर्मेशन जाने में काफ़ी समय लगता था और फिर वहाँ से जो सूचना आता था वो भी यहाँ रिसीव करने में टाइम लगता था। अब जब एआई द्वारा निर्देशित जो इसका ड्राइव होगा तो उसमें इसको कोई भी कमांड यहाँ से नहीं देना पड़ेगा। पहले एक टास्क पूरा कर करके उसका सारा प्रॉस एंड कॉन्स को देख करके इसको कमांड दे दिया जाएगा, ये अपना ट्रेवल करके पूरा कर लेगा अपना डिस्टेंस को। ठीक है, तो ये जेजोरा क्रेटर के यहाँ आसपास जो घुमा है 246 मीटर के आसपास का डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि परसिवरेंस रोवर जो है पहली बार एआई निर्देशित ड्राइविंग को पूरा किया है। ठीक है, परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसी परसिवरेंस से जो है आप मंगल ग्रह पे हेलीकॉप्टर भी उड़ा चुके हैं। नासा ने ये कमाल कर दिया है कि आप सोचिए कि मंगल ग्रह का वेदर और जो जहाँ हवा उतना कम डेंस है वहाँ पर नासा ने हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। वो इंजेन्युटी नाम का हेलीकॉप्टर था, कुछ दिन पहले आप इसके बारे में पढ़े होंगे। तो परसिवरेंस का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा आ जाते हैं हम लोग रिपोर्ट और सूचकांक में। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद पॉइंट आउट कर लीजिए आप लोग। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ ये रिपोर्ट कभी दे देगा आपको कि ये कौन जारी करता है, तो ये कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। अब इसमें प्रेषण जो रिमिटेंस होता है, रिमिटेंस मतलब जो भी इंडिया के बाहर जो लोग काम कर रहे हैं वो जो इंडिया पैसा भेज रहे हैं उसे रिमिटेंस कहते हैं। तो वो जो है प्राप्त करने में इंडिया काफ़ी दिनों से पहले नंबर पे चल रहा है। हमको लगता है ये 2-3 साल से पहले नंबर, पहले चीन था, चीन को काफ़ी पीछे छोड़ चुका है। इंडिया भी जो है पहले नंबर पर है, 135.4 बिलियन डॉलर के साथ पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे मैक्सिको 68 बिलियन, आप देख रहे हैं कितना बड़ा गैप है। तीसरे नंबर पे चाइना 48 बिलियन के साथ है। इसके बाद 5वें नंबर पे इसमें पाकिस्तान भी है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है नहीं। चाइना ने अपने आप को इतना मजबूत बना दिया कि उसके सारे टैलेंट जो है उसी के देश में काम कर रहे हैं और देश का विकास कर रहे हैं। तो ये स्थिति बदल चुकी है चाइना में, मगर भारत में अभी भी भारत के बहुत से टैलेंटेड लोग इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं और हाईएस्ट सैलरी वो अर्न कर रहे हैं। तो इस वजह से वो सारा पैसा जो आ रहा है इस वजह से ये रिमिटेंस दिखा रहा है। इसके अलावा अरब कंट्रीज से भी काफ़ी रिमिटेंस प्राप्त होता है इंडिया को। ठीक है, अगर हम इसका जो देखें कि किस देश से कितना रिमिटेंस प्राप्त हुआ है तो यूएसए सबसे पहले नंबर पे है। 23% जो रिमिटेंस प्राप्त हुआ है यूएसए से प्राप्त हुआ है। सेकंड है यूएई, आ गया आपका। 18% जो हुआ है यूएई से हुआ और 6.8% यूके से हुआ। तीसरे नंबर पर यूके है। और अगर सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर
36% अर्निंग जो है आपका सर्विस सेक्टर का है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आ जाता है अ ब्रेथ ऑफ चेंज रिपोर्ट। ठीक है, ये साउथ एशिया का एक रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक जारी किया है। ये हमेशा नहीं जारी किया जाता है, ये इस बार जारी किया गया है। अ ब्रेथ ऑफ चेंज रिपोर्ट, अ ब्रेथ ऑफ चेंज। ठीक है, दक्षिण एशिया विशेष करके गंगा और हिमालय मैदान में वायु प्रदूषण पर केंद्रित है। इसमें क्या बताया गया है, इसका मेन टारगेट जो है इसमें बताया गया 2035 तक जो है PM 2.5 की सांद्रता जो है आपका 35 घन मीटर जो है 2.5 का सांद्रता को घटाने की बात की गई है। ठीक है, और इसी में जो है 35 बाई इसी इनिशिएटिव को क्या कहा गया, 35/35। ठीक है, ये 35/35 इनिशिएटिव कहा गया है इसको। ठीक है, ये जो हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देख करके ये रिपोर्ट विश्व बैंक ने बनाया है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है LNK एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा पहल है, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव है। इसकी घोषणा जो है 56वीं बैठक जो हुई विश्व आर्थिक मंच की दावोस में, उसी में ये घोषणा की गई। इसमें 3 भारतीय उद्यमी हैं। ठीक है, प्रत्योष लगानी, कुशाग्र नंदन और वरुण कराड़। ठीक है, ये तीनों जो मिलकर है 10,000 करोड़ के निवेश के साथ जो है स्वच्छ ऊर्जा निर्माण के लिए भारत में जो एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। ठीक है, जिसमें मुख्य तौर पर करना क्या है कि ऊर्जा के सभी संसाधनों का जो है उसको जो है ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करना है और भारत को कार्बन मुक्त करने में हेल्प करना है। 2070 का जो इंडिया का टारगेट है उसको अचीव करने में हेल्प करना है। इसके अंतर्गत जो पहला सोलर प्लांट जो है संभाजी नगर में बन चुका है, जिसकी कुल क्षमता 6 गीगावाट है, 6 गीगावाट है। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का उद्देश्य है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि बड़े बड़े उद्योगों को जो है ग्रीन हाइड्रोजन का सप्लाई करके कार्बन न्यूट्रल बनाने में हेल्प करना है। ठीक है, कार्बन मुक्त बनाने में जो है हेल्प करना है। तो ये जो LNK एनर्जी जो है ये आपको लघानी, नंदन एंड कराड़ LNK इनिशिएटिव जो है कहाँ लिया गया भाई, विश्व आर्थिक मंच पे लिया गया, जिसमें 3 भारतीय उद्यमी 10,000 करोड़ के निवेश के साथ जो है भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए प्रयासरत है। ठीक है, इसके साथ हमारा जो है 1 फरवरी का इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होता है समाप्त।